गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एम्स इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं परमल सर फिर से एक नए लेक्चर के साथ आया हूं। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 15, जो कि मेरा चल रहा है सीरीज किसका, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। आज का टॉपिक स्पेशली डिस्कस होगा मोंग्स मेथड पे। किस तरह से हम लोग पीडीए के क्वेश्चन को मोंग्स मेथड के द्वारा क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट तुम्हारे यूनिवर्सिटी के लिए है। इसमें बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन हम इन लोग से इन मोंग्स मेथड से सॉल्व करेंगे, उनको सॉल्व करने का बहुत सारा और भी शॉर्ट मेथड भी है। ठीक है, तो ये स्पेशली किसके लिए है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में मोंग्स मेथड से अगर आपको क्वेश्चन को डील करने बोले, सॉल्व करने बोले, तो उसमें आपको ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्लियर? क्या होता है मोंग्स मेथड, कैसे सॉल्व करते हैं, एक्सुअली इक्वेशन क्या होता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, सारे पे आज हम लोग अभी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। मोंग्स मेथड, ठीक है। मोंग्स मेथड में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि उसका मेथड होता क्या है और किस टाइप की ये डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। मोंग्स मेथड ऑफ इंटीग्रेशन किस टाइप का, कैपिटल आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल एस स्मॉल एस प्लस कैपिटल टी स्मॉल टी इक्वल टू वी। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का हो, अच्छा इनमें क्या सारा चीजें है वो भी देख लेते हैं। वेयर आर एस टी आर इन द फर्स्ट डिग्री, ऑब्वियसली ये फर्स्ट डिग्री का ही होगा, ठीक है। एंड कोफिशिएंट्स ऑफ कोफिशिएंट्स कैपिटल आर कैपिटल एस कैपिटल टी एंड कैपिटल वी आर functions of p q x y z, p q x y z। क्लियर? क्लियर। कहता है कि इस टाइप के अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हो आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इक्वल टू वी, तो हम लोग इसको आसानी से मोंग्स मेथड के द्वारा क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सेकेंड ऑर्डर आपका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, पीडीई है। कैपिटल आर कैपिटल एस कैपिटल डी कैपिटल वी क्या होगा, ये पी क्यू एक्स वाई जेड का क्या होगा, फंक्शन होगा। अच्छा सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या तरीका होना चाहिए, गिवन इक्वेशन इज, मान लेते हैं जो मेरा दिया हुआ वो इस तरीके से दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं 1। ठीक, ओके। सिंस डीपी कितना होगा, तो कहता है कि डेल पी बाई डेल एक्स, ये हो गया डी एक्स प्लस डेल पी बाई डेल वाई और हो गया डी वाई। क्यों? क्योंकि मेरा P जो है वो क्या होता है, P इक्वल टू होता है डेल जेड बाई डेल एक्स। इसका मतलब अल्टीमेटली P इज ए फंक्शन ऑफ एक्स और वाई। सो टोटल डेरिवेटिव इस तरह से लिख दिए। अच्छा, डेल पी बाई डेल एक्स क्या होता है मेरा, तो ये तो होता है आर, तो ये आर डी एक्स। डेल पी बाई डेल वाई क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एस, तो एस डी वाई, एस एस। ओके, यहाँ से आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल। कितना आ जाएगा, आर इक्वल टू डी पी माइनस एस डी वाई बाई कितना हो गया, डी एक्स। ये हो गया आर का। अच्छा, एंड आर हो गया, डीपी हो गया डी क्यू, सिमिलरली सेम डेल क्यू बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल क्यू बाई डेल वाई डी वाई। ओके, तो डेल क्यू बाई डेल एक्स तो एस हो गया, एस डी एक्स प्लस डेल क्यू बाई डेल वाई हो गया मेरा टी, टी डी वाई। दैट मीन्स अगर यहां से मुझे टी निकालना हो, टी निकालना तो कितना हो गया, डी क्यू माइनस एस डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वाई।
इन दोनों का वैल्यू यूज करो किसमें, इक्वेशन 1 में, यूजिंग द वैल्यू ऑफ आर एंड टी इन इक्वेशन 1। देखो जो बेसिकली यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, मोटिव क्या है, मोटिव है ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो इसको सॉल्व करना। सॉल्व करेंगे किससे, मोंग्स मेथड। अब मोंग्स मेथड में सॉल्व करने का तरीका क्या है, उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले इनको एक कन्वर्ट करेंगे इनडिटरमिनेट इंटरमीडिएट इंटीग्रल में। इंटरमीडिएट इंटीग्रल क्या होता है उसको भी हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। तो इस दोनों को आर और एस को अगर यूज कर ले तो कितना मिल जाएगा हमको बताओ, आर और एस को यूज करते हैं तो कैपिटल आर इतना रह जाएगा, यहाँ हो गया dp माइनस एस डी वाई बाई डी एक्स, कैपिटल एक्स स्मॉल एस तो रह जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी का वैल्यू हो गया डी क्यू माइनस एस डी एक्स बाई डी वाई, है ना। ये हो गया इक्वल टू हो गया मेरा v। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, आर डी पी माइनस एस डी वाई और यहाँ हो गया डी वाई प्लस कैपिटल एस स्मॉल एक्स डी एक्स डी वाई प्लस कैपिटल टी डी क्यू माइनस एस डी एक्स, यहाँ हो गया डी एक्स इक्वल टू हो गया v डी एक्स डी वाई। थोड़ा सा और इनको ब्रेक करते, कितना आ जाएगा, आर डी पी डी वाई माइनस कैपिटल आर स्मॉल एस डी वाई का स्क्वायर, कैपिटल एक्स स्मॉल एस डी एक्स डी वाई प्लस कैपिटल टी डी क्यू डी एक्स माइनस टी एस टी स्मॉल एस डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू वी डी एक्स डी वाई, इक्वल टू वी डी एक्स डी वाई। बहुत बढ़िया। आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी एक्स डी वाई, इनको क्या करो एक जगह ले लो, इनको एक जगह माइनस, बाकी को एस है जिसमें भी इसमें कॉमन ले लेते हैं, एस किस में है, एस हो गया माइनस, तो आर डी वाई स्क्वायर माइनस कैपिटल एक्स डी एक्स डी वाई और प्लस टी डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इनको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, ओके। मुझे सॉल्व करना है इस एक्सप्रेशन को जो यहां है, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन 1 we should क्या चाहिए, सॉल्विंग द इक्वेशन 1 जो दोनों एक्सप्रेशन है आर डी वाई स्क्वायर माइनस कैपिटल एस डी एक्स डी वाई प्लस टी डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस वी डी एक्स डी वाई या डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। इनको नाम देते हैं थर्ड और ये मेरा हो गया फोर्थ। क्लियर, ये जो एक्सप्रेशन है यहां से यहां ये भी आप 0 करो और s के साथ जो इनको भी आप 0 करो, किसके लिए, सॉल्विंग द इक्वेशन 1। ये होता है आपका मोंग्स मेथड का फर्स्ट स्टेज इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए यहां तक कर लिए, अब आगे क्या का नाम देंगे, 3 4 हो गया। अब इक्वेशन 3 को हम लोग लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, इक्वेशन 3 को हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन थर्ड कैन बी रिटन एज, कैसा, देखो गौर से अगर आप इसको देखोगे ना तो ये होता है ना फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर टाइप से, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए
या दो फैक्टर में टूट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab टाइप से, है ना। तो उनको अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अरेंजमेंट करें, क्यों, क्योंकि मेरा आर एस कैपिटल टी फंक्शन है एक्स वाई जेड का, अगर हम लोग अरेंजमेंट करें तो वो किस तरह से होगा उनको देखो। टी डी एक्स का स्क्वायर प्लस आर, ठीक है, आर डी वाई का स्क्वायर, ओके, और माइनस कैपिटल एक्स डी एक्स डी वाई, यही ना है इक्वेशन 3। इनको कहता है कोई क्यू फंक्शन है डी वाई माइनस एम वन डी एक्स, फिर हो जाएगा डी वाई माइनस एम टू डी एक्स, और Q मेरा क्या होगा, कहता है कि Q जो है आपका कोई भी फंक्शन हो जाएगा x y z p q का। गौर से इनको देखो, dy dy का स्क्वायर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस m1 m2 dx का स्क्वायर q के साथ मल्टीप्लाई करके, ये वाला हो गया। फिर इनको करोगे dy dx फिर dx dy, तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। और q क्या अनदर फंक्शन है जो बैलेंस करेगा आपको यहाँ पे टी आर एस, जो कि फंक्शन है एक्स वाई जेड पी क्यू का, उन्हीं को बैलेंस करने के लिए क्या दे दिए, q अनदर फंक्शन दे दिए। क्या किए, q अनदर फंक्शन दे दिए जो कि बैलेंस करेगा। यानी एक तरह से हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके ये वाले फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। चलो बहुत अच्छा। where q is a function of x y z p and q, ओके। अब अगर ऐसी बात है तो ये मेरा क्या है, सॉल्यूशन के लिए यहाँ जीरो, इसका मतलब ये वाला जीरो, अगर ये जीरो है तो ये दो फैक्टर जो है वो भी जीरो है, वो दो फैक्टर जो है वो भी जीरो है। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि डी वाई माइनस एम वन डी एक्स ये जीरो हो जाएगा, एंड डी वाई माइनस एम टू डी एक्स ये भी जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वाला फैक्टर जीरो, डेट मीन्स ये जीरो, तो काम बन गया। अच्छा ऐसा है तो इसको लिख सकते हैं डी वाई इक्वल टू एम वन डी एक्स, इसको नाम देते हैं 5, और यहां से हो गया डी वाई इक्वल टू एम टू डी एक्स, ये हो गया 6। अब m1 m2 क्या है, मे बी दोनों इक्वल भी हो, बिल्कुल इक्वल भी हो सकता है और डिस्टिंक्ट भी हो सकता है। तो हम लोग डिस्टिंक्ट वाले केस पे लेके चलते हैं, क्योंकि इक्वल कर ले तो वो आसानी से फिर लैग्रांज यूज करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि मैक्सिमम केसेस में वो क्या है, डिस्टिंक्ट ही है। ये जो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 है ना, इसी को कहते हैं मोंग्स सब्सिडरी इक्वेशन या मोंग्स इंटरमीडिएट एक्सिलरी इक्वेशन। क्या कहते हैं, मोंग्स सब्सिडरी इक्वेशन या मोंग्स एक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। चलो उस बात को भी यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वेशन कितना है, 5 एंड 6, और सॉरी 3 और 4 को कहेंगे। 5 6 तो हो गया सॉल्व करने के लिए, 3 और 4 को कहेंगे, इक्वेशन 3 एंड 4 को। इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ जो सॉल्व करने के लिए मुझे चाहिए आर कॉल्ड मोंग्स सब्सिडियरी इक्वेशन, ठीक है। क्या कहेंगे, मोंग सब्सिडियरी इक्वेशन किसको, थर्ड एंड फोर्थ को कहेंगे। सॉल्व करने के लिए जो मुझे मैंने क्या किया है, यहां से जो इसको जीरो किए हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। चलो अब सॉल्व करते हैं। दो दो एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया, 3 से मेरे पास क्या आ गया, 5 एंड 6 आ गया, 4 मेरे पास ऑलरेडी है। तो एक काम करते हैं ना, 4 एंड 5 का यूज करके एक नया एक्सप्रेशन लेके आते हैं, और फिर 4 एंड 6 का यूज करके एक नया एक्सप्रेशन लेके आते हैं, फिर आगे देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा। सॉल्विंग 4 एंड 5, आ जाओ। सॉल्विंग 4 एंड 5, 4 एंड 5 एक काम करो, 4 में क्या है, dy इक्वल टू एम वन डी एक्स, सॉरी 5 में dy इक्वल टू एम वन डी एक्स, इनका यूज कर देते हैं 4 में। dy इक्वल टू जहां जहां dy है उसको एम वन डी एक्स, dy इक्वल टू एम वन डी एक्स, आर dp dy इक्वल टू
m1 dx, ओके, प्लस t dq dx माइनस v dx dy इक्वल टू m1 dx। बहुत बढ़िया। dx कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यहां से मेरे पास हो गया ds कॉमन लेके कैंसिल, तो r m1 dp प्लस t dq माइनस v m1 dx। ध्यान रखना बच्चों, m1 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है ना, कोई भी कांस्टेंट है जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकल के आएगा, जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकल के आएगा। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इनको याद रखो, ओके। और इसको नाम देते हैं कितना, 7, इनको नाम देते हैं 7। चलो बढ़िया है। इफ द सॉल्यूशन ऑफ 5, सॉल्यूशन ऑफ 5 का क्या है, ये वाला, इनको तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना, y बराबर m1x टाइप से, है ना। तो y बराबर m1x प्लस c1, तो उसका नाम देते हैं u1, सॉल्यूशन ऑफ 5 आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। एंड द सब्सिडरी इक्वेशन 7, ये क्या है, इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, सब्सिडरी इक्वेशन, जो आपका 3 एंड 4 जो है उनसे निकल के आया है ना। एंड u1 एंड द सॉल्यूशन, इक्वेशन 3 और जो हम सॉल्व करने के लिए लिए ना 0, उसी को कहते हैं सब्सिडरी इक्वेशन, ठीक है। एंड द सॉल्यूशन ऑफ 7 इज v1। देखो क्या बोले, 5 का सॉल्यूशन u1, मतलब यहाँ सिंपली दिख रहा है कि y इक्वल टू m1x प्लस समथिंग होगा, इसका मतलब यहाँ पे x और y का फंक्शन होगा u1, और 7 का सॉल्यूशन v1, तो v1 तो कोई भी हो सकता है, यहाँ पे xyz है, यहाँ xyz है, यहाँ xyz है, इसका मतलब v1 इज ए फंक्शन ऑफ xyz, ठीक है। तो इसका मान लेते हैं v1, वेर u1 इज ए फंक्शन ऑफ, वही बात बोल रहे हैं, लिख रहे हैं जो अभी जस्ट बोले, फंक्शन ऑफ x and y and v1 is a function of pq xy, किसका, pq xy, क्योंकि यहां से z तो कंप्लीटली बाहर हो जाएगा, ठीक है। pq xy कॉम्बाइन, दोनों को कॉम्बाइन करते हैं, कॉम्बाइन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 5 का और 7 का कॉम्बाइन सॉल्यूशन इज v1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ u1, f1 फंक्शन देते हैं, इनको नाम देते हैं 8, ठीक है। ये हो गया मेरा 8। दिस इज आवर कॉम्बाइन सॉल्यूशन, कैसा, कॉम्बाइन, यानी कि आपका जो 5 है उनका सॉल्यूशन और जो 7 आपका निकल के आया न्यू एक्सप्रेशन, इन दोनों का कॉम्बाइंड सॉल्यूशन हम लोग v1 इक्वल टू f1 u1 दिए। सिमिलरली 6 और 4 को लेंगे, 6 और 4 से एक न्यू आएगा एक्सप्रेशन जिसको 9 नाम देंगे इक्वेशन, और 9 एंड 6 दोनों का कॉम्बाइंड सॉल्यूशन सेम टू सेम v2 इक्वल टू f2 u2 कर देंगे, ठीक है। अब वो दोनों मेरा क्या हो जाएगा, यूज करेंगे, फिर पी एंड क्यू का वैल्यू निकालेंगे, आगे फिर डीजेड में पुट करके हम लोग रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लेके आएंगे। चलो अगेन सॉल्विंग 4 एंड 6, ये तो हो गया कॉम्बाइंड सॉल्यूशन, v1 इक्वल टू f1 u1। अगेन सॉल्विंग 4 एंड 6, ठीक है। वी हैव 4 एंड 6, तो 4 एंड 6, 6 का क्या है m2 dx, जहां जहां
dy होगा, वहाँ m2 dx यानी कि सिमिलरली या m1 के जगह m2 हो जाएगा, बस इतना ही फर्क होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। m1 के जगह कितना हो जाएगा m2, इसका मतलब r m2 dp, ठीक है, प्लस t dq माइनस v m2 dx इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। ये हो गया। और इक्वेशन 9, अगेन फिर वही बात, if the solution of equation 6 is u2 and the solution of 9 is v2, where u2 is function of x and y, and v2 is a function of pqxy, then combined solution मेरा क्या हो जाएगा, combined solution v2 इक्वल टू f2 u2, v2 इक्वल टू f2 u2। तो नीचे कर लेते हैं, इसको मान लेते इक्वेशन 10। इक्वेशन इक्वेशन 8 and 10, 8 and 10 are called, इसको क्या कहेंगे, are called intermediate integral, sorry, intermediate integral। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडिएट इंटीग्रल? जो इक्वेशन 8 और 10 आया, इक्वेशन 8 में क्या है, मेरे पास एक एक्सप्रेशन है v1 इज अ फंक्शन ऑफ u1 एंड v2 इज अ फंक्शन ऑफ u2, वेयर u2 व्हाट इज u2, u2 इज आल्सो फंक्शन ऑफ x एंड y, and u1 is also a function of x and y, and v is a function of x y z x y p q, and v2 is also a function of x y p q, एक्स वाई पी क्यू। क्लियर? अब क्या करने वाले हैं, अब कुछ नहीं, इन दोनों का यूज करके हम यहां से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे 8 और 10 को, और वहां से पी एन क्यू का एक्सप्रेशन निकालेंगे। 8 और 10 को सॉल्व करके क्या करेंगे, पी एन क्यू का एक्सप्रेशन मुझे निकालना है। ठीक है, सॉल्विंग 8 and 10 we have the values of P and Q। 8 और 10 को सॉल्व करके वैल्यू निकालो, देन dz मुझे ऑलरेडी पता है क्या होता है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ठीक है, इंटीग्रेट करो बोथ साइड, क्यों, क्योंकि p का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, q का वैल्यू निकाल चुके हैं, यहाँ पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे, मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा जो कि मुझे चाहिए, रिक्वायर्ड रिजल्ट। इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स वी हैव z इक्वल टू कितना आ गया, z इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
पी डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी वाई इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, दिस इज आवर कॉल्ड मोंग्स मेथड फॉर सॉल्विंग द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल, सॉल्व, यहां तक ये क्या हुआ, कंप्लीट हो गया तुम्हारा मोंग्स मेथड। ठीक है, सॉल्व आर इक्वल टू ए स्क्वायर टी बाय मोंग्स मेथड। मोंग्स मेथड। क्वेश्चन, सॉल्यूशन कैसे होगा, एक बार क्या थ्योरी देख लिया जाए, क्या हमने किया अभी तक। हाँ देखो, चलो आ जाओ एक बार थोड़ा थ्योरी को देखते हैं। थ्योरी बहुत लंबा है। सबसे पहले मुझे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का इस टाइप से होना चाहिए। इनके बाद क्या करेंगे, पी डी पी आर और एस का वैल्यू निकालेंगे, सॉरी आर एंड टी का वैल्यू निकाल के इक्वेशन वन में पुट करके हम यहाँ से दो इंटरमीडिएट सब्सिडरी इक्वेशन निकालेंगे। किसके लिए, मोंग्स मेथड के लिए। किसके लिए, मोंग्स मेथड के लिए, जहां पे इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को कहते हैं मोंग्स सब्सिडरी इक्वेशन। क्या कहते हैं, मोंग्स सब्सिडरी इक्वेशन या एक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, एक्सिलरी इक्वेशन बहुत सारे बुक में कहते हैं इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। फिर क्या करना है, फिर कुछ नहीं, जो इस परफेक्ट स्क्वायर जैसा दिख रहा है, एक डी वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, इनमें से दो एक्सप्रेशन और निकालना है यहाँ पे। इन दोनों का यूज करना बारी बारी से इक्वेशन 4 के साथ। जब हम लोग इक्वेशन 5 को 4 के साथ करेंगे तो ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, और 6 को 4 के साथ करेंगे तो अगला 9 में ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे और 5 एंड 6 को भी सॉल्व करेंगे। उन सब को सॉल्व करने के बाद फाइनली मेरे पास दो रिजल्ट आएगा। कैसा रिजल्ट आएगा, v1 इक्वल टू f1 u1 एंड v2 इक्वल टू f2 u2। इस v1 और v2 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो p एंड q का वैल्यू निकल के आएगा। उस p q का वैल्यू dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में रखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है वो आ जाएगा। ये जो मेथड है इसको क्या कहते हैं, मोंग्स मेथड। क्या कहते हैं, मोंग्स मेथड। एक न्यू मेथड है, अलग मेथड है ना। आ जाओ, चलो एक क्वेश्चन जो यहाँ पे लिए r इक्वल टू ए स्क्वायर टी सेकेंड ऑर्डर का, इनको सॉल्व करके देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। इनके बाद आप चाहो तो आगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बुक में भी मिल जाएंगे, उनको भी आप सॉल्व कर सकते हो। गिवन, सबसे पहले दिया हुआ क्या है, तो r इक्वल टू ए स्क्वायर टी है। ओके, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं r माइनस ए स्क्वायर टी इक्वल टू 0। आसान होगा। क्वेश्चन 1, सिंस अभी जस्ट हम लोग बात किए कि dp कितना हो जाता है, dp हो जाता है आर डी एक्स प्लस एस डी वाई। इसका मतलब r इक्वल टू, इनको निकालना है, dp माइनस एस डी वाई स्मॉल एस बाई डी एक्स एंड dq कितना हो जाएगा, एस डी एक्स प्लस टी डी वाई। That means t equal to dq minus s dx, t equal to dq minus s dx by dy। ठीक है, ओके। फ्रॉम वन, फ्रॉम वन में रखना है कितना, r का वैल्यू कितना, dp, dp माइनस s dy बाई dx माइनस ए स्क्वायर टी हो गया डी क्यू माइनस एस डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू कितना है, 0। चलो v नहीं है, v नहीं है, कोई बात नहीं, आसानी है। dp माइनस एस डी वाई, फिर यहाँ हो जाएगा dy माइनस ए स्क्वायर डी क्यू माइनस एस डी एक्स, फिर हो जाएगा dx इक्वल टू 0, है ना। तो सिंपल कर लेते हैं इनको। तो dp, ठीक, dp और dy ये एक साथ हो गया और s वाले पोर्शन को छोड़ देंगे
तो ये हो गया माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स, ये एक साथ हो गया। और s को कॉमन ले लेते हैं, माइनस एस कॉमन ले लिए तो कितना हो गया डी वाई स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस हो गया, s कॉमन ले लेते हैं तो ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये रिजल्ट निकल के आ गया। अच्छा, ए वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मोंग्स एक्सिलरी इक्वेशन या सब्सिडरी इक्वेशन कितना हो जाएगा? मोंग्स एक्सिलरी इक्वेशन या सब्सिडरी इक्वेशन, दोनों सेम बात है। एक्सिलरी इक्वेशन या सब्सिडरी इक्वेशन इज दो पोर्शन में आया, एक एस वाले को जीरो करेंगे और इनको जीरो करेंगे, है ना। तो dp dy माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इक्वल टू 0 एंड dy स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। सपोज करो इनको ऊपर में 1 पुट किए हुए हैं, इनको 2 3 पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। देखो इसमें स्क्वायर वाला मैंने 3 का यूज करना है मुझे, बस फर्स्ट ऑफ ऑल 3 यूज करते हुए दो एक्सप्रेशन लाना, फिर 2 से उसको क्या करना है u और v निकालना है ना, u1 v1 u2 v2। ओके, फ्रॉम थर्ड से कितना हो जाएगा dy स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, आसान है। तो ये दो एक्सप्रेशन यहाँ से निकल के आ जाएगा dy इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डी एक्स। दैट मीन्स दो पोर्शन हो गया, कितना कितना हो गया ए डी एक्स प्लस डी वाई एक फैक्टर, दूसरा ले सकते हैं नेगेटिव डी वाई माइनस ए डी एक्स इक्वल टू 0, है ना। ओके, यहाँ से दोनों फैक्टर को अलग भी कर सकते हो, या एक काम करो ना, इनको लिखने की क्या जरूरत है जब मुझे डी वाई ही चाहिए। एक काम करो, इनको हटाओ, फैक्टर में तब करते जब स्टार्टिंग में था, मुझे तो फाइनली डी वाई चाहिए, तो यहाँ से डी वाई कर दो, डी वाई इक्वल टू ए डी एक्स एंड एक एक्सप्रेशन ये ले लिए, और फिर डी वाई इक्वल टू एंड डी वाई इक्वल टू माइनस ए डी एक्स, कितना आ गया माइनस ए डी एक्स, ठीक है। किसी को 4 5 ले लो, इन्हीं को भी ले सकते हो आप। एक काम करो, इनको ले लेते हैं 4 और इनको ले लेते हैं 5। ओके, अब क्या करना है 4 का यूज करना है 2 के साथ, फिर एक एक्सप्रेशन आएगा, और 5 का भी यूज करना है 2 के साथ, न्यू एक्सप्रेशन आएगा। फ्रॉम या यूजिंग एक काम कर सकते हैं, फ्रॉम टू एक्सप्रेशन चाहिए ना, फ्रॉम सेकेंड एंड 4 ही ले लो, 4, ठीक है। सेकेंड एंड 4 से कितना आएगा बताओ, dy का वैल्यू पुट कर दो, ए डी एक्स कहाँ पे सेकेंड में ए डी एक्स, और यहाँ तो नहीं एक ही जगह पुट होगा, तो dp dy का वैल्यू ए डी एक्स, ओके, माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इक्वल टू 0। दैट मीन्स ए डी एक्स कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो हो गया dp माइनस ए डी एक्स कैंसिल हो गया, ए डी क्यू इक्वल टू 0, dp माइनस ए डी क्यू इक्वल टू 0। ओके, दैट मीन्स dp इक्वल टू ए डी क्यू। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। मुझे पी आर क्यू निकालना है, इनको पुट कर देते हैं 6, फिर फ्रॉम क्या लिए थे 4 लिए थे, 2 एंड 5, 2 एंड 5, 5 2, ठीक है। क्या है dy को इक्वल टू माइनस ए डी एक्स, सिंपल है, जहां पे भी यहाँ पे होगा, कहाँ गया यहाँ माइनस ए डी एक्स, और कहीं नहीं होगा dp के साथ माइनस ए डी एक्स, dp dy का वैल्यू कितना हो गया माइनस ए डी एक्स माइनस ए स्क्वायर, और डी क्यू डी एक्स आपका ऑलरेडी पहले से है, माइनस ए डी एक्स आप कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हो, तो dp प्लस ए डी क्यू इक्वल टू 0,
दैट मीन्स लिख सकते हैं dp इक्वल टू माइनस ए डी क्यू, dp इक्वल टू माइनस ए डी क्यू। चलो इनका कुछ पुट कर दे, इक्वेशन इसको पुट करते हैं 7, ये क्या इक्वेशन 7 है। ओके, ये तो रहा मेरा एक्सप्रेशन निकल के आ गया। अब मुझे चाहिए v1, पहले चाहिए u1, फिर चाहिए v1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ u1 एंड चाहिए u2, फिर उसके बाद मुझे चाहिए v2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ u2। ठीक है, u1 u2 कहां से चाहिए, तो u1 यहां से, u2 यहां से। इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे तो u1, इक्वेशन 5 को सॉल्व करेंगे तो u2। तो फ्रॉम फ्रॉम 4 एंड 6, 4 लेना है, 4 और 6 का यूज करते हैं और 5 एंड 7 का यूज करेंगे तो आसान हो जाएगा। 4 को किसके साथ, 6 के साथ, क्योंकि 4 का यूज करके ही हम क्या लाए हुए 6। तो फ्रॉम 4 एंड 6, फ्रॉम 4 एंड 6 एक ठीक है, वी हैव कितना है, 4 में कितना है, dy इक्वल टू ए डी एक्स, dy इज इक्वल टू ए डी एक्स एंड 6 में कितना है, dp इक्वल टू ए डी क्यू। ठीक है, दोनों को यूज करो, इधर से u1 उधर से v1, आसान होगा काम करना। दैट मीन्स y इक्वल टू ए एक्स dx टू x, इंटीग्रेट करोगे तो ax, ठीक है, और कुछ नाम दे देते हैं यहीं पे, चलो c1, और इधर से p इक्वल टू ए क्यू, p इक्वल टू ए क्यू, और एक काम करते हैं ना, इनको दे देते हैं फंक्शन ऑफ c1, क्योंकि मुझे यहां से जो एक्सप्रेशन आएगा वो v आएगा और यहां से जो एक्सप्रेशन आएगा u आएगा, और मुझे दिखाना है v1 इज ए फंक्शन ऑफ u1। v1 क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ u1, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिए, फंक्शन ऑफ c1 ले लिया, काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे c1 का वैल्यू लिख सकते हैं y माइनस ए एक्स, दैट मीन्स हम p बराबर लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस फंक्शन ऑफ y माइनस ए एक्स। ये हो गया मेरा, ये जो p है ये मेरा हो गया v1 एक तरीके से, है ना। इसका मतलब p माइनस ए क्यू मेरा हो गया v1, p माइनस ए क्यू ही मेरा हो गया v1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y माइनस ए एक्स। इस एक्सप्रेशन को नाम देते हैं हम लोग 8, इस एक्सप्रेशन को नाम देते हैं 8, p माइनस ए क्यू, सॉरी क्यू हो गया ए क्यू, p माइनस ए क्यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ y माइनस एक्स। ये हो गया एक एक्सप्रेशन। आओ जाओ अगेन, आगे फिर आएगा सिमिलरली भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलरली फ्रॉम 5 एंड 7, 4 एंड 6 के साथ किए, और 5 में कितना है, dy इक्वल टू माइनस ए डी एक्स, 7 में कितना है, dp इक्वल टू माइनस ए डी क्यू। ठीक है, dy इक्वल टू माइनस ए डी एक्स, dy इक्वल टू माइनस ए डी एक्स एंड dp इक्वल टू माइनस ए डी क्यू। ओके, इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से आ गया y इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस सी टू, और इधर हो गया p इक्वल टू माइनस ए क्यू और प्लस फंक्शन ऑफ c2, ताकि मेरा क्या हो जाए, काम आसान हो जाए, जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम ले रहे हैं वो यहाँ पे ना आए। यहाँ पे p इक्वल टू हो गया माइनस ए क्यू, p इक्वल टू माइनस ए क्यू और फंक्शन ऑफ y प्लस ए एक्स, दैट मीन्स p प्लस ए क्यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ y प्लस ए एक्स। ठीक है, p प्लस ए क्यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ y प्लस ए एक्स। अच्छा, दोनों जगह फंक्शन लिए हुए, काम करो आप इसको f1 ले लो फंक्शन में, और यहाँ पे आप क्या करो, इसको f2 ले लो, f2 ले लो, f2 ले लो, आसान होगा काम करना, ताकि ये नहीं लगे कि दोनों फंक्शन आपका क्या है, सेम है। दोनों सेम नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंस है।
है ना। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 9। बहुत बढ़िया। अब 8 एंड 9 एक्जुलरी आ गया, सब कुछ आ गया, U1 V1 आ गया, आपका सारा चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, सारा चीजें आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हम लोग जो इंटरमीडिएट इंटीग्रल आपका यहाँ पे कौन कौन सा हो जाएगा, इंटरमीडिएट इंटीग्रल, जब हम लोग बोले थे कि V1 बराबर फंक्शन ऑफ U1 एंड V2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ U2, ये आपका इंटरमीडिएट इंटीग्रल। तो ये आपका हो गया V1, ये आपका हो गया V2, ये y माइनस ax हो गया U1 और y प्लस ax हो गया आपका U2। तो इक्वेशन 8 एंड इक्वेशन 9 इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कितना, इंटरमीडिएट इंटीग्रल। क्लियर। अब इंटरमीडिएट इंटीग्रल को हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरे पास P एंड Q का वैल्यू आएगा, जिसको हम लोग dz में पुट करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, तो फाइनली में मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वही मेरा क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। ओके, चलो बहुत बढ़िया, यहां तक हो गया। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करना और P एंड Q का वैल्यू निकालना मेरा टारगेट है। इन दोनों को एक काम करो ना, अब दोनों को ऐड कर दो तो P आ जाएगा। यूजिंग, दोनों को ऐड कर देते हैं, फ्रॉम एडिंग 8 एंड 9, एडिंग 8 एंड 9 we get टू P equal to F1 y minus ax, F2 y plus ax, that means P equal to 1 by 2, P equal to 1 by 2 F1 y minus ax plus F2 y plus ax। ठीक है, ये हो गया मेरा P। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करते हैं, Q निकालने के लिए काम करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम 9, तो Q निकल के आ जाएगा सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम 9। ओके, ये था मेरा P। को एक बॉक्स बना दे तो चलेगा। सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग हो गया, अब सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम 9 आ गया 2AQ, 2AQ, 2AQ इक्वल टू F2 y प्लस ax माइनस F1 y माइनस ax, दैट मीन्स Q इक्वल टू 1 बाई 2A F2 y प्लस ax माइनस F1 y माइनस ax। ये मेरा निकल के आ गया P एंड Q। यूजिंग द वैल्यू ऑफ P एंड Q, using the values of P and Q in dz equal to P dx plus Q dy, we get, ठीक है, P dx plus Q dy कितना आ जाएगा बच्चों, dz इक्वल टू P का वैल्यू कितना आ गया 1 बाई 2। एक काम करो, दोनों फंक्शन को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और प्लस 1 बाई 2 F2 y प्लस ax, ये हो गया P। P के साथ क्या हो गया dx प्लस Q कितना है 1 बाई 2A F2 y प्लस ax माइनस 1 बाई 2A F1 y माइनस ax, ये मेरा हो गया dy। ठीक है,
अब क्या टारगेट है? टारगेट है इनको सॉल्व करना, इनको इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट, तो dz इंटीग्रेट कर दिए, इधर भी इंटीग्रेट हो गया। फंक्शन ऑफ y माइनस ए एक्स को एक जगह कॉमन ले लेते हैं, कुछ आसान होगा, है ना। फंक्शन ऑफ y माइनस ए एक्स को कॉमन ले लेते हैं। फंक्शन ऑफ y माइनस ए एक्स यहाँ है और फंक्शन ऑफ y माइनस ए एक्स यहाँ है। 1/2 भी है, तो एक काम करते हैं 1/2a कॉमन ले लेते हैं। 1/2a कॉमन ले लिए, यहाँ पे f1 हो गया और y माइनस ए एक्स अगर कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 1/2a, तो हो गया a dx, ओके। और यहाँ हो गया माइनस है 1/2a f1 y माइनस ए एक्स, ये हो गया dy, इतना हो गया। प्लस इंटीग्रेट 1/2 यही कॉमन लेते हैं। अब लेते हैं फंक्शन ऑफ f2 y प्लस ए एक्स कॉमन, तो 1/2a ले लिए, तो यहाँ पे फिर हो गया a dx और प्लस, और यहाँ से हो गया dy। क्लियर? थोड़ा सा अरेंजमेंट करके देखो, सही है? चलो सही है, ओके। dz हो गया, z इक्वल टू, यहाँ से आप अगर नेगेटिव भी कॉमन ले लोगे तो ज्यादा, सॉरी फंक्शन से तो नहीं, यहाँ से नेगेटिव ले लोगे तो dy माइनस ए dx हो जाएगा। इसका मतलब -1/2a कर दे, तो फंक्शन ऑफ y माइनस ए एक्स इंटू, और यहाँ हो गया dy माइनस ए dx, ओके, प्लस 1/2a यहाँ से भी कॉमन आ गया। या फंक्शन ऑफ, इंटीग्रेट ऑफ फंक्शन ऑफ y प्लस ए एक्स, और हो गया a dx या dy प्लस ए dx, dy प्लस ए dx। ठीक है, अब तो काम करना आसान हो गया। जैसे कि सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग किसको? y माइनस ए एक्स को t, इसका मतलब dy माइनस ए dx इक्वल टू dt। अगर ऐसा है तो अगर ये t हो गया तो ये dt हो गया, डेट मीन्स यहाँ हो गया f1t इंटू dt, फर्स्ट को ले सकते हैं। उसी तरह से इसको मान लेते हैं कोई भी अनदर फंक्शन, इसको मान लेते हैं t2, तो ये भी फंक्शन हो जाएगा फंक्शन ऑफ 2t2 इंटू dt2, क्योंकि इन्हीं का डेरिवेटिव आपको यहाँ पे दिख रहा, वैसा अरेंजमेंट किए हैं। इन्हीं का y प्लस एक्स का डेरिवेटिव है ना, dy प्लस ए dx, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। f1 और f2 क्या है मेरा? ये आर्बिट्ररी फंक्शन है, इसका मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा, यहाँ पे देखो z बराबर, ठीक है, 1/2a, z बराबर 1/2a, और इनको ले लिए आर्बिट्ररी फंक्शन ऑफ f1 को, और वो ले लेते हैं y माइनस ए एक्स, ठीक है, और माइनस में माइनस यहाँ कर देते हैं, फिर प्लस हो गया 1/2a, आर्बिट्ररी फाई ले लेते हैं फंक्शन φ2, और यहाँ पे ले लेते हैं किसका फंक्शन? y प्लस ए एक्स, y प्लस एक्स। ये φ1 क्या है? φ1 नथिंग बट इंटीग्रेट ऑफ f1 y माइनस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू y माइनस एक्स। what is φ2? φ2 नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ f2 y प्लस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू y प्लस एक्स। ठीक है, क्लियर? तो आप इनको भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, एज ए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर सकते हो, नहीं तो इन 1/2a इनको भी आप मर्ज कर सकते हो फंक्शन में, जैसा आप चाहो। हम तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये मेरा क्या हो गया? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर? चलो अच्छी बात है। where φ1 and φ2 are arbitrary functions, φ1 and φ2 are arbitrary functions, ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक ही क्वेश्चन लिए, एक क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट 2 पेज चला गया है ना, तो करना क्या है, करना ये है कि इसको सबसे पहले आपको फॉर्म में लिखना है, उनके बाद आर और टी का वैल्यू निकालना, उठा के क्वेश्चन में डालना, और मेन मोटिव क्या, ये दोनों एक्सिलरी इक्वेशन या सब्सिडरी इक्वेशन निकालना है। अब इनमें जो स्क्वायर वाले होंगे उनमें से 2 पार्ट निकालने, दोनों पार्ट को बारी बारी से इन इक्वेशन 2 से यूज करते हुए मुझे u1 एंड u2 निकालना है।
u1 के क्रॉसपोंडिंग फिर मुझे v1 निकालना है, u2 के क्रॉसपोंडिंग v2 निकालना है। दोनों आर्बिट्रेरी फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास p यानी q आ जाएगा, फिर pq को dz में रख के p dx प्लस q dy वहां से उनको इंटीग्रेट करके फाइनल रिजल्ट लेके आएंगे। यानी कई सारे क्या है टर्निंग पॉइंट है ना, कई सारे टर्निंग पॉइंट है, कई सारे टर्निंग पॉइंट है। मेनली अगर देखा जाए तो 3 टर्निंग पॉइंट है, लेकिन छोटे छोटे कई सारे टर्निंग पॉइंट है कि मुझे करना क्या है। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ये कितना था, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। सॉल्व pt माइनस qs इक्वल टू qq। सॉल्व pt माइनस qs इक्वल टू qq। ठीक है, इनको सॉल्व करना है, ये भी आपका आसानी से हो जाएगा सॉल्यूशन। सबसे पहले जो दिया गया है गिवन क्या है, pt माइनस qs इक्वल टू qq। सोच कर इक्वेशन 1 लिख देते हैं, ये है। आगे क्या है, पुटिंग t का वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं, इसमें r तो है नहीं, t आएगा, और t मुझे पता है क्या होगा, t इक्वल टू डी क्यूब और माइनस एस डी एक्स बाई डी वाई, है ना। पुटिंग इन 1, उसके बाद कितना हो जाएगा, p t का वैल्यू डी क्यू माइनस एस डी एक्स बाई डी वाई माइनस क्यू एक्स इक्वल टू क्यू क्यू। आसानी से इसको कर दो, p डी क्यू माइनस पी एस डी एक्स माइनस क्यू एस डी वाई माई बराबर क्यू क्यूब डी वाई। ठीक है, इस तरीके से आगे। ओके, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पी डी क्यूब माइनस क्यू क्यूब डी वाई को एक साथ रख लिए, एस वाले को कॉमन ले लो आप, माइनस एस कॉमन ले लेते हैं तो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई ये आपके पास आ गया, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर, क्लियर, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ा जाए। द मॉन्क्स, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सिलरी इक्वेशन या सब्सिडरी इक्वेशन, कितना हो गया, पी डी क्यूब माइनस क्यू क्यूब डी वाई इक्वल टू 0, एक ये आएगा, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू 0 ये आएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड। अच्छा, जो s के साथ है जनरली वही मेरा क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा था, यहाँ वैसा नहीं है। इसका मतलब पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई से ही मुझे क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा एक्सप्रेशन। पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई जाना पहचाना लग रहा है, नहीं लग रहा है, फ्रॉम कहाँ से, थर्ड से ना निकालना है, फ्रॉम थर्ड। मुझे पता है डी जेड बराबर कितना होता है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, तो जाना पहचाना लग रहा है। इसका मतलब डी जेड इक्वल टू 0, अगर डी जेड इक्वल टू 0 तो जेड बराबर कोई कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर, क्योंकि डी जेड 0 है, इसको मान लेते हैं 4, ये हो गया 4। अच्छा, यूजिंग 2 एंड 3, अब तो ये डी जेड डायरेक्टली निकल गया, जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, 2 एंड 3 को यूज करके क्या करें बताओ। पी डी एक्स का वैल्यू, एक काम करते हैं ना यहाँ से, क्यू डी वाई का वैल्यू माइनस पी डी एक्स या पी डी एक्स का वैल्यू माइनस क्यू डी वाई, कौन सा करना है, कोई सा भी कर दो। यूजिंग 2 एंड 3 डायरेक्ट लिखते हैं।
यूजिंग 2 and 3। ठीक है, पी डी एक्स, पी डी क्यू, काम करते हैं और क्यू डी वाई का वैल्यू रख देते हैं माइनस क्यू स्क्वायर, और क्यू डी वाई का वैल्यू माइनस पी डी एक्स रख देते हैं। ठीक है, क्या कर दिए यहाँ से क्यू डी वाई का वैल्यू माइनस पी डी एक्स उठा के यूज कर लिए इनमें, है ना, तो हो जाएगा। तो कितना हो गया यहाँ से पी डी क्यू और प्लस क्यू स्क्वायर पी डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, पी तो कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो हो जाएगा डी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। डी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। इसको तो आसानी से इंटीग्रेट कर दो, वेरिएबल सेपरेबल ही तो है। कितना हो जाएगा डी क्यू बाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी एक्स। इंटीग्रेट कर देते हैं इनको, इंटीग्रेट कर दो, माइनस 1 बाई क्यू इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस 1 बाई क्यू इक्वल टू माइनस एक्स। अच्छा, साथ में कुछ फंक्शन होगा, एक काम करो आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ ए ले लेते हैं, ताकि ए यहाँ पे जेड है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर पाए। दैट मीन्स x माइनस 1 बाई क्यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए दैट मीन्स फंक्शन ऑफ जेड। क्लियर, क्लियर, ओके। अब यहां से मुझे क्या करना है, q फंक्शन ऑफ जेड हो गया, उनको तो इंटीग्रेट कर देंगे, q को भी तो निकालना है ना, तो q कितना हो जाएगा मेरा, q हो जाएगा, q होता है डेल जेड बाय डेल वाई, इसका मतलब डेल वाई बाय डेल जेड, और इक्वल टू फंक्शन ऑफ जेड, तो x के साथ में जेड आ जाएगा, है ना, इंटीग्रेट कर दें तो x डेल जेड और माइनस डेल वाई इक्वल टू एफ जेड और डेल जेड। इंटीग्रेट अगर हम लोग करते हैं यहाँ से कितना जाएगा x डेल जेड, अच्छा पार्शियल इंटीग्रेट करना है तो x तो ट्रीट होगा एज ए कांस्टेंट, और यहाँ पे एफ जेड डेल जेड डेल जेड डी जेड सेम हो जाएगा, तो इस जगह तो एक्स जेड हो जाएगा क्योंकि पार्शियल ही है, यहाँ y हो गया, और राइट साइड का मुझे नहीं पता क्या होगा, एफ जेड डी जेड क्या होगा, तो निकालना पड़ेगा इनको, या इन्हीं को ऐसे ही रख देते हैं एफ जेड डी जेड। ये हो गया मेरा एफ जेड डी जेड, एफ जेड डी जेड को एक तो फंक्शन ऑफ एफ वन जेड कर देते हैं सबसे अच्छे, एफ वन जेड कितना हुआ, या इंटीग्रेट कर दिए एफ वन जेड क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड। अच्छा, इंटीग्रल कांस्टेंट भी आएगा, तो इंटीग्रल कांस्टेंट किसके रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली है, तो फंक्शन ऑफ यहाँ पे क्या एक्स ट्रीट हो रहा है एज ए कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे डी वाई का वाई भी आ रहा है ना, तो एक्स ट्रीट हो रहा है एज ए कांस्टेंट, तो सबसे बड़ा कांस्टेंट हम लोग क्या लेते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स ले लेते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट या इंटीग्रल कांस्टेंट कहा के लिए, यहाँ जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, वेयर f1 and f2 are arbitrary function, where f1 and f2 are arbitrary function। ठीक है, f1 and f2 are arbitrary function। उस चीज को आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकती हो, नहीं तो कोई बात नहीं, where f1 and f2 are arbitrary functions। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं कि किस तरीके से मेरा यहाँ पे होगा। एक काम करते हैं, आप लोगों के लिए कुछ हम एक्सरसाइज क्वेश्चन दे देते हैं, नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे, पीडीए का लास्ट क्लास होगा, उनमें जो भी क्वेश्चन अभी तक नहीं बना होगा उनको सॉल्व करेंगे, मोंग्स मेथड या उनसे पहले जितने सारे मेथड पढ़े हैं उनसे रिलेटेड भी अगर आपके डाउट्स होंगे तो सारे क्वेश्चन को अगले क्लास में क्या कर देंगे, क्लियर करेंगे। उनके बाद हम लोगों का लीनियर अलजेब्रा क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, उनके बाद क्या होगा, लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट होगी। एक्सरसाइज,
पहला क्वेश्चन, सॉल्व q प्लस 1 s इक्वल टू p प्लस 1 t। दूसरा, q प्लस 1 s इक्वल टू p प्लस 1 t। सॉल्व q स्क्वायर r माइनस 2pqs प्लस p स्क्वायर t इक्वल टू 0। सॉल्व सबको किससे करना है? मोंग्स मेथड से करना है। तीसरा r माइनस t कॉस स्क्वायर x प्लस p tan x इक्वल टू 0। इससे बाय मोंग्स मेथड, बाय मोंग्स मेथड तीनों को उसी से करना है, ठीक है। बाय मोंग्स मेथड, इनको भी बाय मोंग्स मेथड। क्वेश्चन में आपको जब तक नहीं बोला जाए किस मेथड से करना है, जो भी आपको आसान लगे उससे करो। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल दे कि नहीं आपको चारपिट मेथड से करना है या सेकेंड ऑर्डर से करना है कि मोंग से करना है, तो आप जो मेथड बोला जाएगा उनसे आप प्रयास करोगे, भले अनदर मेथड उससे इजी ही क्यों ना हो, आपको जिनसे बोला जाएगा उन्हीं से आपको करना है। या मोंग्स मेथड से बोला जा रहा है तो आपको मोंग्स मेथड से ही सॉल्व करना है। क्लियर? ये 3 क्वेश्चन रहा आपके लिए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इस पर डील करेंगे। उनके बाद फिर आगे जो भी डाउट्स वगैरह रहेंगे पूरे पीडीई में, अब तक जितने सारे क्लासेस हुए लेक्चर 15 लेक्चर तक, उनको सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग चलेंगे लीनियर अलजेब्रा में। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।